तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है भाई, अभी हमारा 4 तारीख को एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, 4 को और 3 तारीख को, ठीक है। और आज हम करेंगे जो हमारा एस्टेट का 4 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था TGT का, ठीक है। TGT का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, मैथ का हो, SS का हो, इंग्लिश का हो, सभी के अंदर एक कॉमन सेक्शन था। उसके अंदर था जो मैथ आया हुआ था। मैथ के कितने क्वेश्चन आए हुए थे? मैथ के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। मैथ के कितने थे? 10 क्वेश्चन मैथ के आए हुए थे हर एक TGT के पेपर के अंदर, ठीक है। आज हम करेंगे उसी जो कॉमन सेक्शन के अंदर 10 नंबर का मैथ आया हुआ था, उसी को हम आज क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे भाई, ठीक है भाई। वैसे तो इसकी आंसर की आ चुकी है, तो भाई आंसर की तो आ चुकी है, बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन तो फिर भी रहता है, ये क्वेश्चन आया कैसे? आंसर तो पता चल जाता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आया कैसे, ठीक है। इसके लिए आज हम करेंगे भाई TGT का सॉल्यूशन भाई, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है लेवल 2 का सेट ए, सेट कौन सा है? ए है। तो इसके अंदर 67 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 35 थे। औसत अंक 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। 100 मतलब कुल विद्यार्थी कितने थे हमारे पास? कुल थे 150 विद्यार्थी, ठीक है। और उनका औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 35। औसत दिया हुआ है 35, ठीक है। कुल तो हो गए 150, 150 औसत हो गया हमारे पास 35। आगे क्या कर रहा है? इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 39 हो तथा अनुत्तीर्ण कौन से हो गए? जो मतलब फेल हो गए थे बच्चे। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 15। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? अब देखो भाई, उसने क्या कहा है, 150 तो हमारे पास बच्चे थे कुल, और उन 150 का औसत था, प्राप्त अंक करने का औसत था 35, ठीक है। और उनमें से 5 बच्चे हुए थे जो उनका औसत दे रखा है 39। पास होने वालों का कितना दे रखा है? 39। और फेल होने वालों का 15। औसत दे रखा है, जो प्राप्त अंक हुए हैं उनका औसत दे रखा है, न कि बच्चों का औसत, ठीक है। प्राप्त अंक का औसत दे रखा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? उत्तीर्ण होने वाले बच्चे, ठीक है। क्या मानेंगे? उत्तीर्ण होने वाले बच्चे कितने होंगे? उत्तीर्ण विद्यार्थी, और यहां पर आ जाएगा अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक है भाई। उत्तीर्ण के अंदर हम मान लेते हैं भाई 150 थे कुल बच्चे, 150 में से हमने मान दिया X बच्चे थे भाई, ठीक है। तो यहां पर कितने बच गए? X तो यहां पर आ गए, और अनुत्तीर्ण कौन से हो गए? 150 माइनस में X। भाई कुल बच्चे 150 थे, उत्तीर्ण हो गए X, और अनुत्तीर्ण कितने बच गए? 150 माइनस में X, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? जो उत्तीर्ण बच्चे थे उनका औसत कितना था? प्राप्तांक का औसत कितना दे रखा था? औसत दिया हुआ था भाई इसका 39, ठीक है। और अनुत्तीर्ण बच्चों का औसत कितना दिया हुआ था? 15 दिया हुआ भाई, ठीक है। अब हम अगर ये तो औसत दे दिया भाई, ये उत्तीर्ण बच्चे थे, ये औसत हो गया, मतलब उत्तीर्ण बच्चों का कुल प्राप्तांक कितना होगा? ये औसत में दे रखा है, औसत में दे रखा है। कुल प्राप्तांक कैसे प्राप्त करते, कैसे निकालते हम? अगर औसत की और मतलब उत्तीर्ण होने वाले बच्चे की गुणा करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो उत्तीर्ण बच्चे थे उन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए, कुल नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा भाई। इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 39X आ गया। और यहाँ पर इनकी गुणा करवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 150 माइनस में X इंटू में 15, ठीक है। कुल प्राप्तांक आगे उत्तीर्ण होने वाले बच्चों के, कुल प्राप्तांक, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के, और ये आगे कुल प्राप्तांक अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के, ठीक है। प्राप्तांक आ गया
और सॉरी उत्तीर्ण का आ गया, अनुत्तीर्ण का आ गया, ये पता चल गया। आगे क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ पर हमारे पास 150 बच्चे थे, औसत ये था, इनका मतलब कुल नंबर निकाल लें, मतलब कुल कितने नंबर थे। अगर 150 की और 35 की गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 की और 35 की गुणा करवाएं तो 15 5 75, 7 15 45 और 7 52। मतलब उन्होंने 150 बच्चों ने कुल जो अंक प्राप्त किए हैं 5250 अंक कुल प्राप्त किए हैं। ठीक है, ऐसे देखो कुल उत्तीर्ण वाले बच्चों ने कितने किए, इतने, और अनुत्तीर्ण ने इतने, और दोनों ने मिला करके इतने किए। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, उत्तीर्ण वाले और अनुत्तीर्ण वाले, मतलब इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर आने चाहिए, क्योंकि कुल नंबर तो इतने ही प्राप्त हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना कम। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये कितना हो गया 39x प्लस में इनकी गुणा कराओ तो कितना हो गया 15 15 225, 225 मतलब एक जीरो भी एक्स्ट्रा देना, माइनस में 15x बराबर है कितना दे रखा है 5250। इतने अंक उन्होंने कुल प्राप्त किए। भाई हमने इन दोनों को जोड़ दिया, उत्तीर्ण वाले अनुत्तीर्ण वाले दोनों ने कुल अंक कितने प्राप्त किए 5250। ठीक है, अब देखो भाई x वालों को यहाँ पर इकट्ठा करो, कितना हो गया हमारे पास 24x बराबर है, ये देखो 2250 उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस के दो, उधर जा करके माइनस के, तो इसको घटा दो, कितने घट जाएंगे 0 0 0 और 3, या क्या ना। अब हम क्या x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कैसे निकलेगी 3000/24। अब इसको काट दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 24 दूनी 24 से कम 24, और कितने बच गए 6, 24 दूनी 48 30, 125 से कट जाएगा वो पूरा पूरा। 125x की वैल्यू आ गई। x क्या माना था हमने, उत्तीर्ण बच्चे, और क्वेश्चन के अंदर भी क्या पूछा हुआ था, आई थिंक हाँ यही पूछा हुआ है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। कितने माने थे हमने, x माने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई 125, और यहाँ पर आ गया 125। ठीक है भाई, ये देखो 67 का आंसर आ गया भाई बी, यानी कि 125 राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा था, अब देखो भाई इसी के अंदर देखो उत्तीर्ण पूछा हुआ था, अगर अनुत्तीर्ण पूछ लेता तो कैसे निकालते। देखो उत्तीर्ण की वैल्यू कितनी आई है 125, और माने कितने थे अनुत्तीर्ण में 150, माइनस में 125 कर देंगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 150 माइनस में 125 इज इक्वल टू 25 हमारे पास आंसर आ जाता, अगर अनुत्तीर्ण के बारे में पूछ रहा होता तो। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, यदि a की पावर x इज इक्वल टू b है, और क्या कह रहा है b की पावर y इज इक्वल टू c है, और c की पावर z इज इक्वल टू a है, तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है x y z की वैल्यू पूछी हुई कितनी होगी। ठीक है, ये वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था भाई। तो इसके अंदर हमें क्या करना था, सिंपल देखो यहाँ पर देखो a की पावर x इज इक्वल टू b है, और b की पावर y इज इक्वल टू c है। अगर हम यहाँ से देखो, यहाँ से a की पावर x इज इक्वल टू b था, अगर b की पावर अगर हम y कर दें, ये वाली y, b की पावर अगर यहाँ पर y करेंगे तो ये वाली y इसके ऊपर भी चली जाएगी, मतलब ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर, a की पावर x की पावर y है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना x इंटू वाई होता है। ठीक है, इज इक्वल टू y हो गया भाई b की पावर y। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देख लो, ये बराबर ही होते हैं। देखो जैसे हमारे 2 की पावर 2 थी, किसके बराबर होता है 4 होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं 4 की पावर को बढ़ा दूं, मतलब यहाँ 4 की पावर 2 कर दूं, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी पूरे की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर की 2 दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर इन दोनों की गुना 2 की पावर 4, और यहाँ पर कितना होगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना होता है 4 चौके 16 होता है, और 2 की पावर 4 भी कितना होगा 16 ही होगा। देखो काउंट कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
ठीक है। इसी तरीके से हमारा ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और यहाँ पर भी क्या किया मैंने, b की पावर y कर दी, तो ये क्या है, इस पूरे की पावर में क्या हो गया y, और आगे चल के ये क्या हो गई, दोनों गुणा में हो गई। ठीक है, ऐसे किया मुझे। ठीक है, अब देखो b की पावर y किसके बराबर दे रखा है, c के बराबर दे रखा है भाई। b की पावर y किसके बराबर, c के दे रखा है, c के बराबर। क्या मैं इसकी जगह c पुट कर सकता हूँ ना, c रख दिया भाई। ठीक है, अब देखो c की पावर z बराबर कितना दे रखा है, a दे रखा है। अब देखो ये c के बराबर था, अब मैं इसकी पावर में अगर z कर दूं तो ये सेम ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा। इसकी पावर z कर दूंगा मैं, तो ये क्या हो गया, a की पावर x y और z बराबर है, क्या हो गया हमारे पास, c की पावर z। ठीक है ना, और c की पावर z क्या दे रखा है, c की पावर z तो हमारे पास a दे रखा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा था, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो ऊपर वाले भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब इसकी पावर में कितना है, एक ही होगा ना। ठीक है, तो एक्स वाई और जेड इजक्वल टू 1 आपका राइट आंसर आ गया भाई। ठीक है, एक ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई इसके अंदर, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती हो। ठीक है, अब इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए थे भाई, ऑप्शन से सीधा सीधा निकल रहा था हमारे पास। 800 दिया हुआ था ए में, बी में क्या दिया हुआ है 225, सी में क्या दिया हुआ है 900, और डी में क्या दिया हुआ है 361 दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है भाई, इन 4 मतलब 5 अंकों से पूर्णतः विभाजित होती हो। देखो ऑप्शन से हम सीधा निकाल सकते हैं। देखो 61 है, लास्ट में कितना है 61 है ना, 61 4 से विभाजित नहीं होगा, तो मतलब उन्होंने तो क्या कहा है 500 से होनी चाहिए, तो 4 से नहीं होगा तो क्या है, ये कैंसिल हो गया। अब देखो लास्ट में कितना है 25 है, 5 है पीछे, तो ये 4 से नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, देखो ये दे रखा है 400, ये हो जाए 800 हो जाएगा, 900 भी हो जाएगा। अब इसके अंदर देखना क्या हमें कि भाई जो 90 से भी मतलब इसको विभाजित करता हो, मतलब 900 को सारे के सारे विभाजित करते हैं, या फिर 800 को, वो कैसे चेक करेंगे हम, वैसे काउंट करके देख सकते हैं। 4 से तो ये होगा क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो। ठीक है, ये भी होगा ये भी होगा। 5 से होगा नॉर्मली पता है भाई। 6 से, 6 का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, 6 का क्या फार्मूला बताया था, जो 3 से विभाजित होता हो और 2 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो ये देखो 2 से तो होगा ही क्योंकि पीछे 0 है, 3 से भी होगा क्योंकि क्या है 9 है। मैंने क्या बताया था, 9 के लिए क्या फार्मूला बताया था, किसी संख्या के अंकों का योग, अगर योग माने तो जोड़, अगर 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी क्या है पूरी पूरी 3 से भाग होगी। अब 15 के लिए क्या बताया था मैंने, 3 का और 5 का भाई, ये दोनों रूल लागू होते हैं। तो इसके ऊपर तो क्या है, दोनों रूल लागू होते हैं। इसके ऊपर देखो 3 वाला रूल लागू नहीं होगा भाई, यहाँ पर गड़बड़ी होगी ना। 8 वाले में 8 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये क्या है, ये संख्या भी क्या है इससे विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास 900 इन 5 अंकों से पूर्णतः विभाजित होगी। और 900 किसका वर्ग होता है, 30 का होता है भाई, 30 का वर्ग क्या होता है 900 होता है। ठीक है, यही उसने पूछा था। अगर ऐसे नहीं आता आपको ऑप्शन से तो आप इसका एलसीएम लेकर के भी निकाल सकते थे। एलसीएम कैसे लोगे भाई, सिंपल ऐसे निकाल लो भाई। एलसीएम ऐसे निकाल रहे होते हैं, पहले 2 पे 2 दूनी 4, 5 एज इट इज, 3, 15 और 9। ठीक है, फिर कितने पे गई, 2 पे 1, 5, 3, 15 और 9। ठीक है, फिर कितने पे गई, 3 पे 1, 5, फिर 3 पे 1, फिर कितने पे गई 5 पे। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। एलसीएम कितना आया, 5 दिए 15, 15 दिए 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 आ गया भाई। अब देखो भाई, अगर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर 180, देखो 180 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्या कहा है भाई, अगर इसका एलसीएम ये आया है, मतलब 180 से ये सारी चीज़ें
सारी की सारी विभाजित होंगी। ठीक है, तो ये क्या देख, इसके अंदर हमें क्या देखना था, 180 से इनमें से कौन सी संख्या भाग होगी, मतलब क्या है, इसका गुणनफल होगा वो जो इनसे विभाजित होगा। जैसे 18 है, 18 दूनी 36 है। अब क्या है, 360 भी इन 500 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 360 भी क्या है, मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। तो क्या है, अब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, अब यही है, कितनी होगी, 900। 900 क्या 180 से विभाजित होता है, तो चेक कर लेते हैं भाई। 180 पंजा कितने होते हैं, 900। जैसे हमें पता है ना 18 पंजे कितने होते हैं, 90। 0 से 0 कैंसिल, 18 पंजे 90। 180 गुणा में 5 बराबर है 900 होते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई। 180 का गुणनफल होगा वो, ठीक है, जो इन 500 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, मतलब क्या आ गया, 900 राइट आंसर आ गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ भाई आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, √5 की पावर -5/2 गुणा में √5 की पावर -3/2, ये दिया होगा भाई। ठीक है, अब देखो बेस सेम है दोनों का भाई। ठीक है, एक बार तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 होगी ना, √ का मतलब क्या होता है 1/2, तो इसकी पावर होगी 1/2 गुणा में -5/2। ऐसे इसकी 5 की पावर 1/2 गुणा में -3/2। ठीक है, अब क्या है, गुणा कैसे करते हैं, 1/2 गुणा में 5/2 कैसे गुणा करोगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, तो कितना हो गया 5/4, और इधर कितना आ जाएगी, पावर की बात कर रहा हूँ मैं, 1/2 गुणा में 3/2, तो कितना आ गया 3/4, ये आ गया 5/4 और ये आ गया 3/4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी होगी, -5/4 और गुणा में 5 की पावर -3/4, क्योंकि ये माइनस का था ना। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इसकी पावर। अब क्या है, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है भाई। पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो पावर, इन दोनों की पावर को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ो, कैसे जोड़ोगे भाई, कितना आ गया, बेस तो रहेगा सेम, पावर जोड़ दो, कितनी आएगी, दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 3, मतलब क्या है, ऐसे जोड़नी है इसको, 5/4 प्लस में -3/4, मतलब दोनों माइनस के हो जाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, और ऊपर वालों को जो निशान दे रखा है वो उसके साथ एडजस्टमेंट करना है। -5 -3 माइनस के कितने हो गए 8, -8/4, तो कितना आ गया 4 दूनी 8, -2 पावर आ गई, -2 पावर आ गई भाई। और -5 की पावर क्या आई है, -2, और -2 का माइनस का मतलब क्या होता है, अगर किसी की भी पावर माइनस में दे रखी है, इसका मतलब वो उसका रेसिप्रोकल कर दो। 5 का रेसिप्रोकल मतलब क्या है, 1/में लिख दो, 1/5 की पावर 2 हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या चेंजमेंट आया, यहाँ पर पावर माइनस में थी, यहाँ पर क्या होगी, प्लस में होगी, क्योंकि हमने इसको पलट दिया, 1/में कर दिया। तो क्या है, ये कितना आ गया, 1/25 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 होता है ना। हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो माइनस में था ना, तो उसको क्या है, प्लस में करना होता है। हमें प्लस में कैसे करेंगे, 1/में कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते थे, इसको पलट सकते थे, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/में √5 की पावर प्लस में हो जाएगा ना, 5/2, और ऐसे ही इसको पलटते तो ये क्या हो जाता है, 1/5 की पावर 3/2, ये पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, हमारे आ गया हमारे पास 1/25, उसका राइट आंसर था, जो ऑप्शन के अंदर क्या दिया होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हमारे पास,
अब ये तो वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था भाई। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगुना हो रहा है। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में कितना हो रहा है? दुगुना। पहले 1 था, फिर वो धन कितना हो गया? दुगुना, मतलब 2 हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? वो कितने वर्षों में कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। मतलब ब्याज की दर सेम है, वो क्या है? 1 से 8 गुना करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिंपल सा पता होता है भाई कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इसको क्या है, 8 को 2 की पावर में लिख लो, क्योंकि ये 2 था ना, इसकी 2 की पावर में कितने लिखोगे? 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 1 है। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 1 में कितने साल लग रहे हैं? 15 साल लग रहे हैं। और 3 में कितने हो जाएंगे? 15 गुना में 3। 2 की पावर 1 में कितना है? 15, और 3 में कितना हो जाएगा? 3 गुना में 15, यानी कि 45 साल में वो 1 का 8 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है, वो किसी धन का कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 45 इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन के अंदर पावर के अंदर बना करके देख लिया करो भाई। जैसे यहाँ से 1 2 था और यहाँ पर कितना था? 8 था। इसको क्या है, इसी की बेस यही बना लो। ठीक है, ताकि हमें वर्ष का इजीली पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काटते हैं। देखो भाई, एक फार्मूला होता है वैसे तो। और क्या कहता है? 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटे हैं? 25 आदमी हैं। कितने हैं? 25 मैन। 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काटते हैं। डे कितने हैं? 60। और क्या कह रहा है? 10 आदमी, मैन कितने? 10, उसी फसल को कितने दिन में काटते हैं? मतलब दिन निकालने भाई। ठीक है, इसके लिए सिंपल एक फार्मूला होता है MDH का। जो MDH मसाला आता है ना, उसी का एक फार्मूला है MDH और W। M1 D1 H1 और W1। मतलब क्या है? M का मतलब मैन या फिर वोमैन दे रखी हो तो वो आएंगी यहाँ पर। और अगर वो दे कि भाई 5 मैन और 6 वोमैन, मतलब वो क्या हो जाएगा? 5M प्लस में 6W, मतलब इस जगह पे आएगा वो। ठीक है, डे का मतलब होता है दिन, कितने दिन की बात है। ठीक है, और H का मतलब हावर, मतलब कितने घंटे की बात है। और W का मतलब क्या है? वर्क, कौन सा वर्क है, कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही वर्क की बात करें तो W क्या होगा? वहां पर एक ही होगा, दोनों में समान वर्क था। अगर ये होता ना कि भाई किसी वर्क का 1/2 भाग कर रहे हैं तो 1/2 आता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट ये किसके बराबर होगा? M2 D2 H2 बटे में W2। ये था हमारे पास W1 और W2। बस सिंपल इसके अंदर पुट कर दो। ये हो गया M1 D1 M2 और D2। जो जो चीज़ें दी हुई है सिर्फ उसके अंदर पुट कर दो, वो चीज़ें लिख दो। ये बाकी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। W1 और W2 मतलब काम तो क्या है? सेम ही कर रहे हैं। मतलब उसको क्या है? वही फसल काटनी है ना। तो कितना हो गया? M कितना है हमारे पास? 25 और गुणा में 60 बराबर है W तो 1 ही होगा। M2 कितना है? 10 गुणा में D2 बटे में 1 का कोई चक्कर नहीं होता नीचे। ठीक है, अब दोनों गुणा में है, 0 से 0 कैंसिल आउट। और 25 का कितने होते हैं? 150। 150 बराबर D2। मतलब अगर 10 आदमी उस फसल को काटने लग जाएं तो उनको कितने दिन लग जाएंगे? 150 दिन लग जाएंगे भाई। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, और 25 आदमी फसल को काट रहे हैं 60 दिन में और 10 आदमी काटेंगे उसको 150 दिन में। ठीक है भाई, 150 यानी कि कितना आंसर है? 72 का है 4 ऑप्शन 150 आ गया भाई। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है? 73 के अंदर x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ भाई। और नेक्स्ट पूछा क्या है इन्होंने? x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3, ये पूछा हुआ है भाई। इसके अंदर सिंपल सा हमें पता है भाई क्या करना होता है? p की पावर क्यूब माइनस में 3p करना होता है। और p कौन सा होता है? जो यहाँ पर दिया हुआ होता है। ठीक है, सिंपल इसके अंदर पुट करना था। हमें कितना हो गया? 5 25 50 125 माइनस में
5 दिए 15, यानी कि 110 इसका राइट आंसर आ जाता है भाई। ये छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ था 73। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, 75 है भाई जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ इन्होंने। इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, अंडरूट में दे रखा भाई कुछ, अंडरूट 8 प्लस में 2, अंडरूट 8 प्लस में 2, अंडरूट 8, मतलब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये पूछा हुआ है भाई ये किसके बराबर होगा, और ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है 8, 10, 11 और 4, ये ऑप्शन दिए हुए हैं भाई उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके दो तरीके होते हैं। मेन जो तरीका जिससे आप भूलोगे नहीं कभी भी, तो वही करवा रहा हूँ मैं। अब देखो ये टर्म दे रखी है, अब इसको हम x मान ले, पूरी टर्म को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अगर मैं x का स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, यहाँ भी पूरे का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। अगर स्क्वायर करूंगा, ये क्या है पूरे के ऊपर था भाई। ठीक है, तो ये पूरे का ऊपर वाला, ये वाला तो हट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस में 2 और आगे क्या आ गया अंडरूट 8 प्लस में 2 अंडरूट में 8, मतलब आगे एज इट इज सेम आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई ये क्या हो गया, ये ऊपर वाला हमने स्क्वायर कर दिया, ये हट गया ऊपर वाला। तो अब हमारे पास ये देखो ये टर्म क्या आ रही है हमारे पास, यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से 8 प्लस में 2 को छोड़ दो, आगे क्या गया 8 प्लस में 2 प्लस में 8 प्लस में 2 रूट 8, 8 प्लस में 2 रूट 8, मतलब आगे कंटिन्यू चल रहा है इन्फिनिटी, ये भी क्या चल रहा है इन्फिनिटी। क्या मैं इस टर्म को, इतनी टर्म को x लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या माना है x के बराबर ही माना है, तो हम क्या लिख देंगे इसको इनटू में x, और यहाँ पर क्या था x स्क्वायर, इधर ले आओ इनको उठा करके, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके टुकड़े कर लो भाई, 4 गुना में 2। ठीक है, इनका डिफरेंस भी यही आएगा, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया क्या है x माइनस में 4, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 कॉमन आ गया, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास दो टर्म आ गई भाई, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको उधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई x इज इक्वल टू 4 को इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 4 किसका हो गया प्लस का, x का मान कितना आ गया 4, और x क्या माना था हमने, ये पूरी टर्म को माना था, और इसी के हमने वैल्यू निकालनी थी। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का उत्तर है 4। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आया हुआ था भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 50% की वृद्धि हो जाए, अगर वर्ग है उसकी भुजा के अंदर 50% की वृद्धि कर दे। ठीक है, और क्या कर रहा है, तो अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो इसके अक्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है भाई, कितना चेंजमेंट आया है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50% बड़ी है तो परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो तो 1/2, यानी कि 2 थी वो, 2 में 50% बढ़ गई तो 2 का 50% कितना होता है 1, 2 का 50% क्या होगा 1, 2 था उसके अंदर 50% बढ़ गई तो कितनी हो गई 3 हो गई भाई, 2 के अंदर 1 जोड़ दिया 3 हो गई। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर परसेंटेज वृद्धि निकालनी है, कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है। तो अक्षेत्रफल में, अक्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का ए स्क्वायर होता है भाई, ए स्क्वायर, ये क्या दे रखी है हमने भुजाई दे रखी है, यानी कि ए दे रखी है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और 3 का कितना हो गया 9 हो गया। इसके अंदर चेंजमेंट कितना हुआ है 5 का, 5 बटे में किस पे चेंज हुआ है, देखो 4 था 4 से 9 हुई है, उसका क्षेत्रफल क्या है, पहले 4 था अब कितना हो गया 9 हो गया, तो कितना हो गया 5 का डिफरेंस हो गया, किस पे चेंजमेंट हुआ है 4 पे, 4 गुणा में
100 25 चौका 100 यानी कि 125% इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन दे रखा था भाई। तो भाई लास्ट है इसका ये 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर तो 78 है भाई। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखो वैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन फार्मूला होता है, ये हमारा 10th स्टैंडर्ड के अंदर आता है। फार्मूला क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर होता है सीपी यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटे में 100, ये होता है भाई। अगर हानि प्रतिशत दी होती तो यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर प्रतिशत लाभ दे रखा है तो प्लस में, बस ये फार्मूला होता है। सेलिंग प्राइस तो हमारे पास दे रखा है, हमें सीपी निकालना है मतलब क्रय मूल्य निकालना है। 72,000 दे रखा है भाई हमारे पास। ठीक है, सीपी और ये कितना दे रखा है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, लाभ कितने हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, गुणा में 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया 120 बटे में 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ पर देखो ऊपर वाले से काट सकते हैं हम, 12 छीक 72 मतलब ये आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया 6,000 गुणा में 10, यहाँ पर नीचे था उधर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, गुणा में 10 सीपी, और इन दोनों को गुणा करोगे कितना आ जाएगा 60,000 आ गया भाई। सीपी बराबर है 60,000, आपका राइट आंसर था भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 78 था भाई आपका, और कोड मैंने क्या बताया सेट ए के अंदर। ठीक है भाई, ये 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत आसान पेपर आया हुआ था अब की बार जो टीजीटी मैथ का था। वैसे सभी के सभी इजी आए हुए थे भाई, जो कॉमन सेक्शन था मैथ तो बहुत ज़्यादा इजी आया हुआ था भाई। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे पीआरटी और पीजीटी का मैथ का सॉल्यूशन जो कॉमन सेक्शन आया हुआ था। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।